अपने डिपार्टमेंट को आने वाले 5 सालों में आखिर कितना प्रोग्रेसिव देख रहे हैं? अच्छा, क्रिकेट की वजह से मैं समझ रहा हूँ कि मेरे लैंग्वेज स्किल भी इंप्रूव है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देंगे कि वो फ्यूचर में अपनी डिग्री को कैसे कैपिटलाइज करें? सिंपल आंसर इज आई वांट टू इंटरनेशनलाइज आवर कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। इसके पीछे क्या हकीकत है और इसके पीछे क्या राज है आखिर? आप अगर कुछ पोइट्री या फिर कुछ सॉन्ग की लिरिक्स सुना दें। Assalamu alaikum, this is your host Sara Hassan and welcome back to another exciting episode of Campus Chronicles presented by Public Speaking and Literary Club, where we bring you closer to the leaders shaping our academic journey. तो आज आप सबकी पुरजोश फरमाइश पर हमारे साथ मौजूद है very special and a renowned scholar of international repute who has a very diversified experience in academics. He has held various positions including the Director of Financial Aid, Director of Quality Enhancement Cell and currently serving as the Director of Postgraduate Studies. And yes, the Dean of Science and Information Technologies. जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं उनकी ही बात कर रही हूँ, the one and the only डॉक्टर शेर दाऊद पोटो, जो IBA के स्टूडेंट के दिलों में एक खास और मुनफरिद मकाम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सारा। Thank you for the wonderful introduction. Thank you so much, sir. Sir, बहुत शुक्रिया for joining us today and it's truly a privilege to have you in our podcast. और हम आपको ये भी बताते चलें कि IBA के स्टूडेंट आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के पेजेस में आपके नाम की धूम मची हुई है। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? I really see it as an honor for me, लेकिन मुझे नहीं था पता। ये आप कह रही, लेकिन ये इन बच्चों की मोहब्बत है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं थोड़ा आपको मुख्तसर बताऊं तो शायद एक टीचर की पूरी ज़िंदगी की कमाई यही होती है, जो हमारा इन बच्चों के दिल में मकाम होता है या फिर जहाँ कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो ये जो जितनी मोहब्बत देते हैं, तो आई डोंट थिंक अ टीचर कैन हैव अ बेटर अर्निंग देन lot of love in the eyes of the students, in the hearts of the student. So I really cherish it. I really enjoy this. बिल्कुल सर, और ये इस पॉडकास्ट के बाद भी आप इस चीज़ को ज़रूर विटनेस करेंगे। तो सर, अगर हम बात करें कि नेम दी पोजीशन और जिसमें आप बिल्कुल ढल जाते हो, और क्या वो आपकी शख्सियत की पहचान है या फिर एडॉप्टेबिलिटी है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हालांकि मे बी एक इम्प्रेशन आता हो कि मैं अडॉप्ट कर जाता हूँ, हालांकि अंदर तो एक तूफान चल रहा होता है कि ये नया चैलेंज है, इसको मैं कैसे मैनेज करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नेचर की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होती है। उनमें से जो एक चीज़ जिसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ वो प्रोबेबली आपकी बायोलॉजी है, वो आपका डीएनए है। तो हो सकता है कि मैं इतना लकी हूँ कि जो मेरा डीएनए है उसके अंदर एक एडॉप्टेबिलिटी है और उसके अंदर एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक ऐसी नेचर है कि आप अगर मुझे रखेंगे तो 5 स्टार में भी मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँगा, और अगर आप किसी स्लम में मुझे भेजेंगे तो मैं वहाँ पर भी कंफर्टेबल हूँगा। तो मेरे लिए नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, इसका मैं खुद क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि मेरा डीएनए, मेरी बायोलॉजी, इसमें मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सारी की सारी नेचर की तरफ है। हाँ, इसका कोई 20-30% होगा जो कि मेरे ख्याल में मेरी जो अर्ली ग्रूमिंग है, जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से देन है, तो प्रोबेबली उसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये है कि ये जस्ट एक आउटसाइड परसेप्शन है, लेकिन एक्चुअली अंदर एक तूफान चल रहा होता है। जब भी एक नई असाइनमेंट मिलती है तो बंदा सोचता है कि इज़ इट रियली फॉर मी, कैन आई डू दैट? और मैंने हमेशा से हर नई असाइनमेंट को फुली रजिस्ट किया है। और जो मेरे वाइस चांसलर पहले रह चुके हैं या जो अब हमारे वाइस चांसलर हैं, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि आई हैव रियली नॉट बीन इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। दे हैव बीन काइंड ऑफ कमिंग टुवर्ड्स मी, फॉलोइंग मी। पहले थोड़ा बहुत एक टेंशन होता है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ दैट बायोलॉजी, बिकॉज ऑफ दैट डीएनए, आई इवेंचुअली फील कंफर्टेबल इन दैट। सर, ग्रेट टू नो अबाउट दिस। और यही एक विजनरी लीडर की एक पहचान होती है कि वो हर्डल से किस तरह टेकल कर रहा है, किस तरह कोप अप कर रहा है सिचुएशन को। सो सर, कहा जाता है कि डॉक्टर शेर जो हैं वो एम्बेसडर हैं नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के, तो क्या ये हकीकत है या कहने की हद तक है? असल में नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम की जो एक बहुत बड़ी टीम है, एक वंडरफुल टीम है, मैं उसका छोटा सा एक टाइनी सा पार्ट हूँ। मैं बिल्कुल भी इसका एम्बेसडर नहीं हूँ। मेरे ख्याल में मुझसे कहीं ज़्यादा क्रेडिट जाता है
बहुत सारे और हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको। मेरा सिर्फ इतना सा रोल है कि जो हमारे डोनर है उनके साथ थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन है। थोड़ा बहुत उनको वो मुझे जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं उनको जानता हूँ, जिस तरह से वो हमारे वाइस चांसलर को जानते हैं, जिस तरह से हमारे और बिल्कुल। टीम मेंबर्स को जानते हैं। लेकिन ये है कि ये सारा जो इनिशिएटिव है, इसका पहला क्रेडिट तो डेफिनेटली निसार साहब को जाता है, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ज़ीरो सेमेस्टर का, निसार साहब कहा करते थे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं स्पेसिफिकली सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर बच्चे उनके हाथ में 12वीं का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन उनकी लेवल 7वीं से 8वीं से ज़्यादा नहीं होती है। Which means कि when they come to higher education, there is a gap of 4 years. They should have known, all the mathematics, all the biology, all language skills of class 9, 10, 11 and 12. लेकिन वो सिंपली एक मिसिंग गैप होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। लेकिन सर साहब कहते थे कि ये बच्चे क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए तैयार नहीं है, तो हमें इनको हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना पड़ेगा। और तैयार करेंगे कैसे? हम उनको एक बफर पीरियड देंगे 6 महीने का, यानी कि उसमें हम उनके लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, हम उनके मैथमेटिक्स के ऊपर काम करेंगे, आईसीटी के ऊपर काम करेंगे, और ओवरऑल इस वाले एनवायरनमेंट में रखेंगे ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर हो पाए। तो डेफिनेटली एनटीएचपी, ओजीडीसीएल एनटीएचपी, इसका पहला क्रेडिट तो निसार साहब को जाता है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि हमने इसको रिवाइव करवाया जी, बिल्कुल। 2024 में। वो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे करंट वाइस चांसलर साहब को। ही ट्रैवल टू इस्लामाबाद, आई वाज विद हिम, हमारे डायरेक्टर सीडीसी उनके साथ थे, मैं था। We went to OGDC, we discussed with them, we said this is beautiful idea and we're gonna let it grow. Last time we selected a batch in 2019 because of COVID and because of many other things. It was kind of in background, लेकिन thanks to OGDC, उनका जो current MD है अहमद हयात लक साहब, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने सिंपली एक बात कही। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हम तो विलिंग है, आप जैसे हाँ। कहेंगे, जब कहेंगे हम इसको रिज्यूम कर लेंगे ना। तो उनका भी एक विजन है कि इस चीज़ को आगे लेके जाना है। सो टू कट इट शॉर्ट, प्रोबेबली आई एम द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट इन दैट बिग टीम व्हिच इज मैनेजिंग दिस होल फिनोमेना। ओके सर, तो मतलब इनडायरेक्ट वे में तो हम कह सकते हैं कि आप ही इस पोजीशन को लीड करें, आप ही इज एम्बेसडर। ओके ओके। और जैसे आपने बोला कि निसार अहमद सिद्दीकी के ऑब्वियसली उनकी जो लेगेसी है वो स्टिल कंटिन्यू है, और आगे भी आईबी में उनकी लेगेसी और जो भी उनके ड्रीम्स थे उनको फॉलो अप किया जाएगा। तो सर, अगर हम बात करें कि हमेशा बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग अ फैकल्टी, हम सब ने विटनेस किया है कि सर शेर जो है उनकी नेचर हमेशा काम एंड कंपोज रहती है, हमेशा फेस पे एक स्माइल होती है। तो सर आई कैन से कि सर शेर एंड स्माइल गो पैरेलल, तो इसके पीछे क्या हकीकत है और इसके पीछे क्या राज है आखिर? असल में मैं दोबारा क्रेडिट दूंगा मेरी पेरेंटिंग को, और जो मेरी बायोलॉजी है, जो मेरी डीएनए है। इसमें यकीन करें, इंडिविजुअल का ना तो कमाल होता है, ना ही उसका कोई कसूर होता है। अगर आप एक बुक पढ़ें, उसका नाम मेरे ख्याल में या तो थिंक स्लो एंड फास्ट है या थिंक अगेन है। उस बुक ने कहा है कि होते हैं लोग 3 तरह के। कुछ लोग होते हैं जिनकी जो हैप्पीनेस की लेवल है ना, वो 10 और 7 के दरमियान होती है। जब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो 10 पे होते हैं, और वो जब बहुत ज़्यादा ना खुश होते हैं तो वो 7 पे होते हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनकी सबसे ज़्यादा खुशी होगी तो वो 7 पे होंगे, और कम खुश होंगे तो 5 पे होंगे। अच्छा, फिर तीसरी कैटेगरी है जो ज़्यादा खुश होंगे तो 5 पे होंगे, और कम खुश होंगे तो 2 या 3 पे होंगे। अच्छा, मैं हूँ पहली कैटेगरी में ना, 7 और ओके 10 के दरमियान। अच्छा, आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि ये 3 कैटेगरीज़ जो हैं, इनमें 80 टू 90% कंट्रीब्यूशन आपके डीएनए का है, और जो नेचर की तरफ से आपको चीज़ें मिली हुई हैं वो उसका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ब्लड प्रेशर इसमें काउंट करेगा, हाँ। आपका डीएनए इसमें काउंट करेगा, आपकी जो ओवरऑल बायोलॉजी है, आपके न्यूरॉन किस तरह से वायर्ड है, ये बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो लोग जिनके चेहरे पे स्माइल नहीं होती है, कोई वो बेचारा कि कोई ही इज़ अ बैड गाय, ही इज़ श्योरली अ गुड गाय, बट हिज़ बायोलॉजी इज़ नॉट अलाउइंग हिम टू बी हैप्पी। मैं थोड़ा लकी हूँ कि मैं जब बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो 10 पे होता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ना खुश होता हूँ तो एटलीस्ट 7 पे तो होता ही होता हूँ ना। तो इस वजह से हमेशा स्माइल होती है। और दूसरा, एक तो पेरेंटिंग, ऑब्वियसली क्रेडिट एग्जैक्टली। गोज़ टू माय फादर एंड माय मदर, और दूसरा हमारी सोसाइटी में हम क्रेडिट नहीं देते हैं।
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूँगा अपनी वाइफ़ को, अपनी बेटर हाल्फ को। अ, मेरे ख़्याल में अगर घर की सुई से लेकर अगर घर में हाथी भी लेके आना है, तो वो सारी ज़िम्मेदारी उनकी है। उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि घर को मैं देख रही हूँ और घर के सारे मसाले मैं देख रही हूँ, तुम सिर्फ़ फ़ोकस करो अपने काम के ऊपर। तो उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है और वो लोग बड़े लकी होते हैं जिनकी डीएनए, जिनकी नेचर की तरफ से बायोलॉजी ये सारी चीज़ें भी बेहतर हो, पेरेंटिंग भी बेहतर हो बिल्कुल। और फिर उनको इस तरह जो ना एक बेटर हाल्फ मिल जाए, एक सोलमेट मिल जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। So for me, probably these are the things which were never in my control, but because I was lucky, so I happened to fall in a place where all these things were at the right place. तो इस वजह से probably naturally मैं कोशिश नहीं करता हूँ, कोई ऐसी deliberate चीज़ नहीं होती है, लेकिन it is always there. Thank you. बिल्कुल सर, बहुत से फैक्टर हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और आपने बहुत अच्छे से इसको पोर्ट्रे किया। तो सर, बीइंग डीन ऑफ द साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप अपने डिपार्टमेंट को आने वाले 5 सालों में आखिर कितना प्रोग्रेसिव देख रहे हैं? अच्छा सारा देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो when I became dean of faculty of science and information technology, so it was not only computer science but also the mathematics. और यहाँ पर भी मैं लकी रहा हूँ कि जो हमारे दो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, मैथमेटिक्स में डॉक्टर जरका हैं और यहाँ पर डॉक्टर मुश्तबा, दे बोथ आर वेरी मच प्रोग्रेसिव. I mean, they already have got wonderful idea. The only thing that I need to do is probably to compliment them, just to create path for them, just to kind of chip in the effort that they are already doing. और मुझे पता है कि ये दोनों माशाल्लाह इतने प्रोग्रेसिव हैं, जैसे कि डॉक्टर जरका उस दिन मुझे कह रही थी कि सर पूरे पाकिस्तान में मैथमेटिक्स का जो प्रोग्राम है वो सखर आईबीए का यूनिक है और इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। और ये यूनिक इस तरह से है कि इट्स नॉट ओनली प्योर मैथमेटिक्स, वी गो टू अदर यूनिवर्सिटीज, दे विल टीच यू what is calculus, what is algebra, what is geometry, but what we are teaching in mathematics at Sakhar IBA, we say how it is being applied in AI, how it is being applied in finance, how it is being applied in other fields. Exactly. Which means कि हमारे स्टूडेंट्स की जो जॉब्स है वो बहुत इजीली हो जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यूएस में जॉब कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, वो हुआ क्यों? क्योंकि एक मर्जर है बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एआई, फाइनेंस एंड सो ऑन। तो ज़ाहिर है वहाँ पर डॉक्टर जरका ज़बरदस्त काम करे अपनी फैकल्टी के साथ, यहाँ पर डॉक्टर मुश्तबा बड़ा ज़बरदस्त काम करे अपनी फैकल्टी के साथ। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इनके साथ रहना है, इनको थोड़ा बहुत इनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनमें उनके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा करना है। जो चीज़ मैं 5 साल के अंदर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बंदा हूँ लॉजिक का, थोड़ा बंदा हूँ मैं कंप्यूटर साइंस का, डिजिटल लॉजिक का भले बोल दे, मैं हर चीज़ को देखता हूँ नंबर्स में। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो मेरी कोशिश ये होगी कि अगले 5 साल में, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज देखूँ तो हर सेमेस्टर में हमारे 20 to 30 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक्सचेंज पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा NTNU नॉर्वे के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, LNU स्वीडन के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, सेपिएंजा इटली वालों के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो हर सेमेस्टर में 6 से 8 बच्चे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जाते हैं एंड दे स्पेंड 1 सेमेस्टर देयर। And I must acknowledge two important partnerships. One is from EU that we call RAPID. It is from European Union. It is under Erasmus Plus RAPID. और इसका क्रेडिट भी हमारे फैकल्टी मेंबर को जाता है, डॉक्टर जावेद को, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया हुआ है। और दूसरा हमारा है नॉरपॉड, नॉर्वेजियन पार्टनरशिप, ये नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन ये दोनों ही जो पार्टनरशिप्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो है स्टूडेंट की स्कॉलरशिप, यानी कि फॉर 1 full semester they spend in Norway or in Sweden or in Sapienza and they come back to share their learning with other students, not only students but also faculty. अच्छा, अब 5 साल के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस में इस वक्त कोई 1200 के करीब स्टूडेंट्स हैं। हाउ अबाउट अगर हर सेमेस्टर में इनका 10% to 20% दे शुड स्पेंड एटलीस्ट 1 semester अब्रॉड। एक ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरा ये कि क्योंकि ये शायद बेस्ड टाइम है कंप्यूटर साइंस के ऊपर। जब से हम पैदा हुए हैं मेरे ख्याल में गुज़श्ता 5 साल और प्रोबेबली अगले 15 साल कंप्यूटर साइंस की लाइफ में ये बेस्ड टाइम होगा। हम जो AI के स्टूडेंट्स हैं, हम कहते हैं कि AI के ऊपर 2 तरह के वेदर होते हैं ना, एक होता है विंटर का टाइम और एक होता है आपका स्प्रिंग का टाइम। तो जो विंटर का टाइम होता है जहाँ पर फंडिंग ड्राई हो जाती है, कहीं से भी कोई पैसे नहीं आ रहे होते हैं, सब लोग AI को या कंप्यूटर साइंस को रिडिक्यूल कर रहे होते हैं, वो टाइम चला गया। 2010 के बाद
अब एक ना काइंड ऑफ एआई का स्प्रिंग चल रहा है, हाँ। जिसमें हर चीज़ जो ना एआई के थ्रू हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बेहतर टाइम हमारी फील्ड के ऊपर होगा। हम थोड़ा इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करना चाह रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को कैच करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर साइंस को, हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, इनको हम थोड़ा इंटरनेशनलाइज़ करें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स बाहर जा पाएँ, वहाँ की फैकल्टी यहाँ पर आ पाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एट द मोमेंट जो पाकिस्तान के अंदर है एनसीईएसी, उसके अंदर तो हमारी एलईडीडब्ल्यू कैटेगरी है। हाउ अबाउट इफ वी गो फॉर सम इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन? तो इंशाल्लाह अगले 5 इयर्स के दौरान कुछ ना कुछ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन जैसे कि एबेट है, उसकी तरफ भी हम जा रहे हैं। तो ओवरऑल माय सिंपल आंसर इज आई वांट टू इंटरनेशनलाइज आवर कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स। बहुत सर अच्छी बात है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सीए जो हमारी ग्लोबल मार्केट है वो भी दे आर वेलकमिंग द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। और ये जो आपने इनिशिएटिव बताया, होपफुली हम लोग इसको ज़रूर भी अकम्प्लिश करेंगे। देन सर अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, हैविंग सच अ वर्सेटाइल एक्सपीरियंस इन एकेडमिक्स, और हमने पता है कि हर लीडर की कोई ना कोई अपनी पहचान या कोई ना कोई लीडरशिप फिलॉसफी होती है। सो यू आर एट अ लीडिंग पोजिशन, सो हाउ डू यू सी योर एकेडमिक लीडरशिप? I think it's bit of both, challenging as well as enjoying. I mean, nothing is empty of challenges. हर चीज़ के अंदर challenges होते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो एकेडमिक लीडरशिप है, इसके अंदर भी होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है, अगर challenges ना हो तो आप सीखेंगे कैसे? मेरे ख्याल में जो भी यंगस्टर हैं या जो फ्यूचर में एकेडमिक लीडरशिप को लेना चाह रहे हैं, तो मेरी नज़र में 3 चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करें, इवन ये 21st सेंचुरी है, लेकिन वो जो पुरानी कहावत है ना कि ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, वो आज भी उतनी ही एनर्जी के साथ प्रिवेल कर रही होती है। तो आपकी जो भी एकेडमिक लीडरशिप है, उसकी हर डिसीजन मेकिंग में आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी, ये तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बगैर तो आप जो ना एकेडमिक लीडर बन ही नहीं पाएंगे। दूसरा ये कि यू शुड हैव ओपननेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार निसार साहब से पूछा था, सर आपने 1994 में सकर आईबीए को स्टार्ट करने का सोचा था, तो क्या आपके जहन में था कि आईबीए इतना बड़ा बन जाएगा? तो निसार साहब ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये आइडिया नहीं था कि आईबीए इवेंचुअली ये बनेगा, ना ही मेरे जहन में कोई ऐसा खाका था कि इवेंचुअली आईबीए क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, वो ये कि ओपननेस। मुझे आइडियाज़ मिलते गए और मैं आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करता गया, और फिर ज़ाहिर अल्लाह ताला की मदद भी थी, नेचर की सपोर्ट भी थी। इस वजह से मुसलसल चीज़ें होती भी गईं। ज़ाहिर उनकी ऑनेस्टी थी और उनकी ओपननेस थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती गई। तो मेरे ख्याल में एक तो आपकी ऑनेस्टी, दूसरी आपकी ओपननेस, और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में, वो है कंसिस्टेंसी। चीज़ें आपको और अट्रैक्ट करेंगी, आपको लगेगा वाओ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इट। लेकिन जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, जैसे ही 24 घंटे गुजरेंगे, जैसे ही आपको नींद आने लगेगी, आपकी वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी और आपकी कंसिस्टेंसी वहाँ पर नहीं रहेगी, तो कितना भी अच्छा आइडिया क्यों ना हो, लेकिन वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में बहुत सारे मैंने बहुत अच्छे लोग देखे हैं, विजन उनका अच्छा होगा, वो आज बहुत बड़ी बातें कर रहे होंगे, 3 दिन के बाद गायब हो जाएँगे क्योंकि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो मेरे ख्याल में एनी एकेडमिक लीडर, he or she definitely need these 3 basic attribute in order to be some fruitful for the position. Exactly, sir, and it's really glad to know about your leadership philosophy. And sir, would you please tell us what are your interests and hobbies that you prefer to do in your daily life? क्योंकि कभी कभी हमें लगता है ना कि लीडरशिप रोल या एकेडमिक रोल्स के दरमियान वक्त मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ऑब्वियसली हर लीडर के कोई ना कोई शौक ज़रूर होते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते रहते हो। तो आपकी ऐसी हॉबीज़ या ऐसे इंटरेस्ट कौन से हैं? मेरे ख्याल में जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उनको पता होगा कि क्रिकेट इज माय, आई कैन नॉट से इट हॉबी, इट्स माय क्रेज। आई लव वाचिंग क्रिकेट। और जाहिर है अभी भी कभी जब थोड़ी बहुत दिखाते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं खेला, लेकिन जब लोग थोड़ा इंसिस्ट करते हैं तो चले जाते हैं ग्राउंड पे और जाके खेलना भी शुरू कर लेते हैं। तो क्रिकेट इज प्रोबेबली in my DNA, it is something in my blood, and not only playing but also following it। वो कैसे? वो ऐसे कि क्रिक इन्फो के ऊपर जो भी नया आर्टिकल आएगा वो मैं ज़रूर पढ़ूंगा ना। अच्छा, आपको पता है कि
ये मुझे नहीं था पता कि ये पढ़ने से मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, लेकिन क्योंकि मैं क्रिकेट का क्रेज़ी था और क्रिकेट इन्फो के ऊपर जो भी नया आर्टिकल आएगा वो मैं पढ़ूँगा। और ये इसका अनइंटेंडेड आउटकम था कि मेरी रीडिंग अच्छी होगी, और अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी तो आपको पता है आप अच्छा लिख भी पाएँगे, क्योंकि दे से रीडर्स आर द लीडर्स, और जब तक आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं, आप अच्छा लिखेंगे नहीं। तो प्रोबेबली ये जो क्रिकेट मेरी हॉबी थी, इसी ने मेरी लैंग्वेज स्किल्स को भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया, मेरी रीडिंग एबिलिटी को भी थोड़ा बहुत ड्राइव किया। तो एक तो ज़ाहिर है क्रिकेट होगी, इसके अलावा अ, बहुत ज़्यादा कीप एन आई ऑन 3 या 4 ऑथर्स। उनका कोई भी बुक आएगा तो मैं पहली फुर्सत में वो बाय करूँगा, जिसमें नोआ हरारी टॉप पे है, और उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन, इसके अलावा अ, बहुत सारे और हैं, लेकिन वो ऐसे ऑथर्स हैं जो लिखेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो लिखेंगे एआई के ऊपर, जो लिखेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, तो इनकी बुक्स को रीड करना। और तीसरा ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा टाइम गुज़ारना अपने बच्चों के साथ। आई गॉट 3 डॉटर्स, और ऑफ़िस के बाद जो भी टाइम है वो उनका है, और अ, बेटी के साथ लूडो खेलना। और बहुत ज़्यादा आपकी यूनिक हॉबीज़ और इंटरेस्ट हो गए, और अच्छी बात है कि इन चीज़ों में भी इंसान इन्वॉल्व हो। सर, सिंस कंप्यूटर साइंस इज कंसिडर्ड एन इमर्जिंग फील्ड एंड बीइंग हाईली वैल्यूड इन द ग्लोबल मार्केट एज वेल, तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या सजेशंस देंगे कि वो अपनी फ्यूचर में अपनी डिग्री को किस तरह कैपिटलाइज कर सकते हैं? सर ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल में बड़ा टाइमली क्वेश्चन है, क्योंकि अ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो टाइम है वो इस फील्ड के ऊपर बेस्ड टाइम है। मतलब ना जब हम पैदा हुए थे तब कंप्यूटर साइंस का इतना ज़्यादा स्कोप था, और ना ही प्रोबेबली आज से 20 साल बाद होगा। तो ये जो जनरेशन जो अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है, ये प्रोबेबली लकीएस्ट है। और आपने ये भी रियलाइज़ किया होगा कि आप बहुत सारे पेरेंट्स मेडिकल को और इंजीनियरिंग को छोड़ के भी कंप्यूटर साइंस की तरफ लोगों को पुश कर रहे हैं ना। तो एक बात तो ये तय है कि ये लोग लकी हैं जो अभी सीएस पढ़ रहे हैं, या एआई पढ़ रहे हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये कि अब हमारे अंदर एक टेंडेंसी आ गई है पैसे बनाने की। हम दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में होते हैं, हम चले जाते हैं फाइवर पे, चले जाते हैं ट्यूरिंग पे, और जाके पैसे बनाने शुरू कर लेते हैं। और फिर होगा क्या? हो सकता है 6-12 माह तक तो आप पैसे बनाएँ, लेकिन जहाँ पता चलेगा आप ड्रॉप हो गए, और फिर आप डिग्री के बगैर यहाँ से जा रहे होंगे ना। तो मेरी इन स्टूडेंट्स को एक तो सबसे पहली जो सजेशन है, वो ये कि आप ये जो अर्निंग है ना, इसको थोड़ा पोस्टपोन करें। आप ले आएँ 7वें 8वें सेमेस्टर में। जब आप वहाँ पर होंगे, वहाँ पर आपको ये स्किल सेट इतना अच्छा हो गया होगा कि आप ट्यूरिंग पे, फाइवर पे, अपवर्क पे आप अच्छे खासे पैसे बना पाएँगे, अच्छे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले पाएँगे। अच्छा, दूसरा ये बात ज़हन में रखें कि ये जो आपके बिज़नेस के ग्रेजुएट्स हैं, जो आपके बाकी फ़ील्ड्स के ग्रेजुएट्स हैं, इन इन सबको एम्प्लॉयर चाहिए ना। और शायद अगर आप पाकिस्तान में रहना चाह रहे हैं तो आपको पाकिस्तानी एम्प्लॉयर चाहिए। लेकिन आप लोग लकी हो कि आपका एम्प्लॉयर ग्लोबल है। आपका एम्प्लॉयर बैठा होगा मिडल ईस्ट में, आप घर पे बैठ के काम कर रहे होंगे। तो आपकी मार्केट थोड़ा ज़हन को बड़ा करें, आपकी मार्केट पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिडल ईस्ट है, इसके साथ यूएस है। तो ये कि अपने थोड़ा ओवरऑल जो सोच है उसको बड़ा करें। ये ना सोचें कि मुझे कराची में जाके जॉब करनी है, लाहौर के अंदर जाके जॉब करनी है। आपको हो सकता है कि कनाडा के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, यूएस के अंदर, ये पूरी दुनिया आपकी है ना। वो आपके जो ना हम कहते थे 8 से 50 साल पहले के दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो वो एक्चुअली मटेरियलाइज़ अब हुआ है। हमारी एआई की वजह से, ओवरऑल जिस तरह से अब एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर बन गया है उसकी वजह से। तो ये बात ज़हन में रख लें कि यू डोंट नीड एन एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान, whole world is your employer. This is the second thing. And then third thing is 16 साल एजुकेशन कंप्लीट एजुकेशन नहीं है, मास्टर्स ज़रूर करें, क्योंकि मास्टर्स करेंगे तो आपके और बहुत सारे अच्छे दरवाजे खुलेंगे। सक्राइबी ज़बरदस्त मास्टर्स ऑफर कर रहा होता है, लेकिन अगर आपने सक्राइबी से बैचलर की हुई है तो आप कहीं वर्ल्ड लेवल पे भी मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स के बाद आपकी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही होती हैं। लेकिन you must always be focusing on your skill, not on the rectification, programming, mathematics, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, और कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ इज़ डाइवर्स फील्ड, और होपफुली कि आपकी इन सजेशन से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्पायर होंगे और मोटिवेट भी होंगे। तो सर, कहा जाता है कि डॉक्टर शेर जो हैं वो आईबीए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के दिल में बसते हैं, और आपने ये चीज़ विटनेस भी की होगी। तो सर, हमारे लिसनर्स की पुरजोश फरमाइश पर आप अगर कुछ पोइट्री या फिर कुछ सॉन्ग की लिरिक्स सुना दें। ये
you are now bringing me in a, what should I say, uncomfortable territory. क्योंकि मुझे शहर याद नहीं रहते, वो नहीं था एक, अच्छा शहर याद नहीं रहता लेकिन शहर का जो मकसद है वो याद रहता है। वो एक बंदा था, वो गया इंटरव्यू देने के लिए, तो उससे इंटरव्यूअर ने कहा कि आपको ना 2 की टेबल सुनाए। तो उसने कहा तो क्या 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 कर रहा है? कहने लगा कि मुझे टेबल तो मैं भूल गया हूँ लेकिन उसकी धुन मुझे याद है। तो मेरे लिए भी जो भी शहर है, वो शहर तो याद नहीं रहता लेकिन जो शहर का मफ़हूम है वो मुझे याद रहता है। लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो व्हाट शुड आई से, द क्लोजेस्ट थिंग टू माय हार्ट आर प्रोबेबली दीज स्टूडेंट्स, जो हमारे बच्चे हैं। अभी मिड चल रहा था, मेरे ख्याल में जी कोई जी, अभी 12-13 हो गया। दिन। हाँ। यकीन करें, आई वाज मिसिंग माय टीचिंग, आई वाज मिसिंग माय स्टूडेंट। आज क्लास नहीं थी लेकिन एक एक्स्ट्रा क्लास डिलिबरेटली रखी, क्योंकि मुझे था कि थोड़ी मुझे ना मोटिवेशन चाहिए। कुछ चीज़ें चल रही थी टेंस, तो मैंने कहा कि ये टेंशन दूर कैसे होगा? ये टेंशन दूर ऐसे ही होगा कि आप बच्चों से मिले। और मैं भी जब स्टूडेंट से मिलता हूँ, माशाल्लाह इतने ब्राइट है, एक बंदे की ना मोटिवेशन अप हो जाती है। मेरे लिए पूरे वीक में जो बेस्ट टाइम होता है ना, वो वही टाइम होता है जो मैं क्लासरूम के अंदर होता हूँ। और क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनकी वजह से खुद मेरे न्यूरॉन्स जो ना साइलेंट होते हैं, मेरे न्यूरॉन थोड़े पॉजिटिव एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं, तो फॉर मी दे आर प्रोबेबली द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ। तो उनके लिए एक शेर है, और वो मैंने काफ़ी पहले सुना था और निसार साहब के मुँह से बार-बार सुना था। वो कहते थे कि ख़्वाहिश करने से फल आके नहीं गिरते हैं झोली में, ख़्वाहिश करने से फल आके नहीं गिरते हैं झोली में, वक़्त की वक़्त की ढाल को हिलाना होगा मेरे दोस्त, अंधेरों को बुरा कहने से कुछ भी नहीं होगा, अपने हिस्से की शमा जलानी होगी। आई एम श्योर कि आपको ये पता चल गया होगा पूरा शेर मैंने गलत पढ़ा है। लेकिन इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि डू नॉट कंप्लेन ऑफ डार्कनेस एंड लाइट अ कैंडल। थैंक यू वेरी मच। वाओ सर। और सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपके साथ बात करके हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस था। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लव एंड द विजडम, एंड योर जर्नी विद सखर IB यूनिवर्सिटी इज ट्रूली इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड उम्मीदन जो हमारे लिसनर्स होंगे उनके लिए भी ये ज़रूर इंस्पायर होगा। So, to all the listeners, we hope you found this episode inspiring. So, stay tuned for more conversations. Until next time, this is Campus Chronicles signing off.